आर्यवा के सभी सदस्यों को नमस्कार। आज रविवार है, अक्टूबर 9 तारीख। एक विशेष शक को दूर करने के लिए मैं आज वीडियो में आया हूँ। वैसे हम 16 तारीख को मिलने जा रहे हैं झुंझुनू में 8वां एजीएम में। तो कईयों के दिमाग में शक होगा कि असम राइफल क्या आर्मी में जा सकता है, क्योंकि वहाँ तो अभी अग्निवीर आ गया है जिसको पेंशन भी नहीं है। और क्योंकि मेरे वीडियो में कुछ लोग, ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर तो ऑप्टिमिस्टिक है कि हाँ यस पक्का सर हमको आर्मी में जाना चाहिए, पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। कुछ कुछ लोग रिपीट जो है कमेंट देता है कि यह जो कभी सक्सेस नहीं होगा, यदि आपने एमएचए को बोलता तो कब का हो जाना था। आप सभी को मैं मेरा अनुभव 63 साल का अनुभव है। देखिए असम राइफल में जब मैं 3 साल का था 1959 में, मेरे पिताजी भी असम राइफल में थे, उनके साथ चला गया था परिवार के साथ। और 1969 में 13 साल की उम्र में मैं बॉयज़ में भर्ती हुआ था। 2002 में एज ए सूबेदार फार्मासिस्ट मैं रिटायर होकर आया था। तो इतना जो अनुभव है मेरा सर्विस के दरमियान भी देखते हैं और रिटायरमेंट के बाद भी, और जब जो ये वेलफेयर की काम करना शुरू कर दिया वो, और जो हमने मीटिंग किया है उसका जो रिज़ल्ट है, और जो जनरल्स लोग जो लेटर लिख रहे हैं, हमारा जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है जो हमारे कंटिनेंट में, जैसे चाइना के साथ हमारा रिलेशन, पाकिस्तान के साथ, इस सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ, अंडर एनी कॉस्ट असम राइफल का ऑपरेशनल कंट्रोल एमएचए कभी भी दे नहीं सकता है। इंडियन आर्मी कभी नहीं देगा। देखिए ऑपरेशनल कंट्रोल, ये जो 187 ईयर्स का जो फौज है ये असम राइफल्स, ये हमेशा इंडियन आर्मी के साथ ही रहेगा, कभी भी नहीं जाएगा। अभी प्रश्न आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जब ऑपरेशनल कंट्रोल आर्मी के पास है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन असम राइफल का क्यों नहीं लेगा, इसी के ऊपर भी चर्चा है, कोर्ट में है मैटर, ठीक है ना। अगर कोर्ट को जो है, मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि सरकार से कि आप ज़बरदस्ती इसको जो है एमओडी में ले जाओ। हमारा जो एज ए वेलफेयर पॉइंट, देखिए आपने देखा होगा जो जनरल्स लोग जो आर्टिकल लिखते हैं, केवल यही लिखता है कि असम राइफल जो है कैपेबल है, आर्मी की तरह ड्यूटी करता है, आर्मी में रहना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी यूज्ड टू डिफेंड चाइना का जो बॉर्डर में। और इतना अच्छा काम किया इसने, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पूरा ऑपरेशनल, इधर उधर बोलते हैं। हम बोलते हैं, आर्यवा जो वेलफेयर एसोसिएशन है, यह बोलते हैं कि ये जो आर्मी का जो ड्यूटी कर रहे हैं, इनको बेनिफिट भी आर्मी का मिलना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये जस्टिफाइड है। हम बार बार बोलते हैं, वार मेमोरियल में जाके देखो असम राइफल का अचीवमेंट क्या है। तो ये देखिए, ये जो शक आपके दिमाग से हटा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी कोशिश में है कि इसको एमएचए में ले जाएगा, एमएचए में ले जाएगा, इंक्लूडिंग एयर कैडर ऑफिसर, क्योंकि उनको फ़ायदा उसमें है ऑफिसर ग्रेड को, क्योंकि वो कमांडेंट तक अभी जो प्रमोशन हो रहा है उससे आगे भी होगा, डीआईजी, आईजी, डीजी तक बन सकता है, वो अलग इशू है। लेकिन असम राइफल एज ए होल अंडर एनी कॉस्ट ऑपरेशनल कंट्रोल एमएचए के पास कभी नहीं जा सकता है। जो स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं आप, जो अभी के होम मिनिस्टर है, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश किया था असम राइफल को आईटीबीपी में मिलाने के लिए। एमएचए का जो भी आईपीएस अफसर जो लोभी इधर, कभी होगा नहीं हो, क्योंकि एनएसए से भी हमने मुलाकात किया था। जो 35 जो मीटिंग किया, देखिए 2 बार हम एनएसए अजित दोवल सर से मिले थे, डिफेंस मिनिस्टर पारीकर से, सीतारामन जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे, फिर होम सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी, तो 3 डिफेंस सेक्रेटरी से मिले हम। उनका सभी का जो ओपिनियन है, असम राइफल जो है आर्मी का अंदर ही होना चाहिए ये करके। लेकिन ये सरकार जो बोलता है कि इसका बजट ज़्यादा हो जाएगा, ये है, हम पैसा कहाँ से देंगे, वो सब गलत है। इतने सारे पैसे इंडिया में अभी, ठीक है ना, ये बहुत ही कम पैसा खर्च होगा असम राइफल को यदि डिफेंस में लेता है एडमिनिस्ट्रेटिवली। क्योंकि जम्मू कश्मीर मिलिशिया, जैसा आप सभी को पता है, लेखराज पुआर जी ने कोशिश करके इनको डिफेंस में लाया था। तो उनका बजट आज भी डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से जाता नहीं है, डिफेंस सिविल एस्टिमेट से जाता है। तो बहुत ये है, और यही है। देखिए आप लोगों में बता दूं, आज आप जो दिमाग में हैं, कोई बोल रहे हैं कि ये आर्मी ऑफिसर को हमको नहीं रखना चाहिए एसोसिएशन में, या ये जो मतलब ये जो शत्रुता जैसी जो बात है, कभी मत कीजिए। आर्मी ऑफिसर हमारे लिए उतने ही रेस्पेक्टफुल है, क्योंकि फाइनली हमने आर्मी के साथ ही रहना है, जो सर्विस में है, जो रिटायर में है। इसीलिए बिल्कुल हम जो कार्य कर रहे हैं सिस्टमेटिकली से कर रहे हैं। जरा आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए आर्यवा का। जब मैं पेंशन निकाल के आके 2009 फरवरी से मैंने कार्रवाई शुरू की है। ये नहीं बोला है कोर्ट को कि हमको एक्सर्विसमेंट फैसिलिटी चाहिए। जैसे केरला हाई कोर्ट में 1999 में एक पिटीशन दर्ज हुआ था, केरला आरएसा अडूर के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने। उन्होंने क्या बोला था, हमको एक्सर्विसमेंट बेनिफिट चाहिए। हम कभी भी एक्सर्विसमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सीसीएस रूल के अंदर आते हैं, 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं।
केवल हम बेनिफिट्स के लिए फाइट कर सकते हैं कोर्ट में, जैसा मैंने किया। देखिए CSD ECHS अभी ड्यूल कंट्रोल, जब ECHS का चल रहा था 2013 में मैंने केस फाइल किया था केरला हाई कोर्ट में। 2014 में मैंने एसोसिएशन का गठन किया। किस लिए मैंने जनरल्स को जो है पैटर्न इन चीफ और मेंटर रखा? लोग का ओपिनियन है कि असम राइफल के इतने सारे ऑफिसर कैपेबल है, क्यों नहीं रखा? इसमें कारण था, असम राइफल के ऑफिसर से हमको उतना हेल्प नहीं मिलना था जितने हमको आर्मी ऑफिसर से मिला है। क्योंकि हमारा जो मोटो है, ऑब्जेक्ट है, असम राइफल को आर्मी की बेनिफिट दिलाना है, ना कि MHA का प्राइमरी ऑब्जेक्ट। इसी वजह से सुशील कुमार साहब का भी अभी मैसेज आया है, मुझे ईमेल आया है। मैं हमारा 8वां AGM 16 तारीख को मैं पढ़ के सुनाऊंगा। उनका बहुत सपोर्ट रहा है। बीमार है सर, ऑक्सीजन में रहते हैं, लेकिन काफ़ी सपोर्ट मिला है। और पैटर्न इन चीफ जो मेजर जनरल कार्निक सर है, उनका हेल्प तो अपार है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि हमें ऐसे लोग मिले जो इतने साल से 8 साल से हमारे साथ है, जबकि देखिए उनका कोई फ़ायदा नहीं इसमें, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी गेटिंग आर्मी फैसिलिटी, मेजर जनरल रैंक का ऑफिसर है। केवल उनका जो प्यार है, जो 11 ईयर का कमांड किया था 79-80 जो उस पीरियड में, जब उसको पता है कि ड्यूल कंट्रोल से क्या हानि होता है, नुकसान होता है, वो हमारे पैटर्न इन चीफ है। जो मीटिंग्स वगैरह के, मीटिंग्स भी कई लोग ये भी बोलते हैं कि मीटिंग का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों फ़ायदा नहीं हुआ? जब हम कोर्ट में फाइल किया है, रिट पिटीशन में देखिए हमने इतना तारीख को इनको मिला, उनको मिला, वो जो है होमवर्क करके गए हम कोर्ट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जज उसको बहुत अच्छा तरीका से, इसलिए इतना मीटिंग हमारा अब चल रहा है ऑर्डर। केवल इसमें सरकार ने जो है अच्छा जो है सहयोग नहीं किया है कोर्ट के साथ, तभी ये थोड़ा डिले हो रहा है। डिले होगा लेकिन फैसला ज़रूर होगा। हमने कोर्ट को बताया इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इतने सारे प्रूफ है कोर्ट के पास। अभी 1 नवंबर को हियरिंग होना है। देखिए, तो कभी आप मन में भी मत सोचिए कि आर्मी ऑफिसर जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, या तो ये एसोसिएशन गलत कर रहा है। कई सारे आरोप ये भी लगा है कि ऑटोक्रेट करता है। नाम तो नहीं लिया, मैं ही करता हूँ काम, इधर काम तो चलाना है ना। हमने वो बना रखे हैं जो ग्रुप वगैरह, कुछ हमको मिलते नहीं फीडबैक, तो एसोसिएशन चलना है, कार्रवाई चलना है, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। मेरे ऊपर आरोप आया है ऑटोक्रेट है, डिक्टेटरशिप है करके, लेकिन मैं आप लोग को आश्वस्त, मैं देखो कितना दुखी हालत में है। मेरा वाइफ गुजर गया, मेरा टांग का ऑपरेशन अभी तक ठीक नहीं है, बैंड नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी मैं कि मुझे पता है कि आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखा हुआ है। जनरल कार्निक सर के साथ है, कमांडेंट यादव साहब के साथ भरोसा है, आर्यवा एसोसिएशन के साथ आप लोगों का भरोसा है। वो कभी भी जो है मैं डगमगाने नहीं दूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल एसोसिएशन इज़ ऑन राइट ट्रैक। और यह आप दिमाग से हटा दीजिए कि असम राइफल कभी भी MHA में ऑपरेशनल कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन हम चुनौती ज़रूर दिया है कोर्ट को, उनको एक फैसला देना होगा, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन MHA से हटे या ना हटे, कंप्लीट बेनिफिट हमको आर्मी का देना होगा, मिलेगा। ये मैं आप लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ, जो मेरा लीगल ज्ञान है। क्योंकि ECHS आप सभी को पता है, बिना एक्स सर्विसमैन हुए आपको जो है ECHS मिला है। मैंने ही आर्ग्यूमेंट किया था, कार्निक सर ने मेरे को बोला आप जाओ, आप वकील है, हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में आर्ग्यूमेंट करो। नवनीति प्रसाद सिंह चीफ जस्टिस थे डिवीजन बेंच में। मैंने केवल एक आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं कि इक्वालिटी, लॉ ऑफ इक्वालिटी, उसके बेस में हमको मिला है। व्हेन इक्वल्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, राइट टू इक्वलिटी इज वायलेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। ये SFA को दिया इन्होंने ECHS, हमको क्यों नहीं देगा? हम और SFA पारामिलिट्री में रखा हुआ है, उसी बेस में दिए रखा है। बिना एक्स सर्विसमैन हुए वी आर गेटिंग ECHS, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ये आप लोग दिमाग में सोचो, ठीक है ना। ये बिल्कुल सही ढंग से चल रहा है एसोसिएशन। ये आप ये भूल जाओ कि इतना टाइम लगेगा, कोर्ट का भी बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है। देखिए, जो कोर्ट में जो वकील हमने चेंज किया है, बिल्कुल करेक्ट डिसीजन था, क्योंकि 6 हियरिंग हमारा मिस हो गया। पुराने जो वकील था, तो 5 अप्रैल में हियरिंग हुआ है। देखिए 2022 में कैसे हुआ, तब भी तो कोविड था। वकील को हमने चेंज किया है, बिल्कुल सही डिसीजन था। जो काम कर रहे हैं ग्राउंड में उन्हीं को पता चलता है ये सब कुछ। बाहर से कमेंट देना बहुत आसान है, लेकिन जो काम करने वालों को काफ़ी दिक्कत होता है। देखिए जनरल कार्निक साहब का काम बताओ, कमांडेंट यादव साहब को पता है और मेरे को पता है, बीमार रहता है। एक मीटिंग में काफ़ी पेट दर्द हो गया था, बेंच मिस हो गया था नॉर्थ ब्लॉक में। मीटिंग के समय जाके आधा घंटा होम सेक्रेटरी से बात किया, ठीक है ना। रात को 11 बजे जाके वहाँ बेस हॉस्पिटल में एडमिट होता है, 2 बजे रात को अपना रूम में छोड़ता है कंटोनमेंट में, तब फिर सुबह जो है 8 बजे तैयार हो जाता है नेक्स्ट मीटिंग के लिए।
तो ये सेक्रीफाइस है, देखिए इनको रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें, नहीं तो हमें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। इज्जत कीजिए, जो भी आदमियों के दिल में जो दिमाग है कि ये आर्मी अफसर कुछ काम का नहीं है, इनका हमें ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सही ढंग से अभी तक जो काम कर रहा है, मैं 2009 से आज 2022 है, फाइनली ड्यूल कंट्रोल है कोर्ट पर, इसका फैसला होगा और हमारे पक्ष में होगा। हमें चाहिए आर्मी का बेनिफिट, सर्विंग एज वेल एज रिटायर। 16 अक्टूबर को मिलेंगे झुंझुनू में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।